जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एग्ज़ाम एस्पेरेंट्स में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं जो 2022 में जितने भी अभी तक एग्ज़ाम हुए हैं उनका क्वेश्चन पूछने का पैटर्न क्या है और कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं। तो आइए हम लोग पहले एक मोटिवेशन देख लेते हैं कोड। जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी तकलीफ़ें होगी और जितनी बड़ी तकलीफ़ें होगी उतनी बड़ी कामयाबी होगी। इसलिए दोस्तों अपने आप को अपने सपने को पूरा करने में अपना पूरा जी जान लगा दें। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है कि मधुबनी कला किस भारतीय राज्य से संबंधित है। तो मधुबनी कला से बिहार राज्य से संबंधित है। मधुबनी कला बिहार के मिथिलांचल में प्रचलित है। यह 1960 के दशक में मधुबनी चित्रकला का ख्याति राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ने लगा। यानी कि 1960 से इसका प्रचलन बहुत बढ़ने लगा। मधुबनी कला में होता क्या है दोस्तों, ये पेंटिंग का एक संस्थान है जो कला का पाठ्यक्रम का निर्धारण करता है और शिक्षा प्रदान की जाती है। और इसमें अगर आप लोग डिप्लोमा डिग्री भी कोर्स कर सकते हैं। और भी ऐसी कला है जो और राज्य में प्रचलित है, जैसे कि पट चित्रकला ये उड़ीसा में प्रचलित है। पिथौरा चित्रकला जो गुजरात और मध्य प्रदेश राज्य में है। एक कलमकारी चित्रकला है जो आंध्र प्रदेश में प्रचलित है। और काली घाट के कला है जो कोलकाता में यानी कि पश्चिम बंगाल में प्रचलित है। और वर्ली चित्रकला ये मुंबई से संबंधित है। वर्ली चित्रकला कहाँ से संबंधित है? मुंबई से। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1909 में भारत सरकार के गठन के संबंध में ब्रिटिश सरकार ने इनमें से कौन सा प्रस्ताव दिया था। यानी कि 1909 में भारत का कौन सा प्रस्ताव दिया था। तो मार्ले मिंटो सुधार हो जाएगा। यह 1909 में भारत सरकार के गठन के संबंध में ब्रिटिश सरकार मार्ले मिंटो सुधार प्रस्ताव किया था। भारतीय परिषद एक्ट 1909 में मार्ले मिंटो सुधार के नाम से इसको जाना जाता है। और इसको दोस्तों हम लोग भारत का विभाजन के नाम से भी इसको जानते हैं। मार्लो मिंटो सुधार को भारत में औपचारिक रूप से सांप्रदायिक का बीजारोपण भी कहा जाता है। ये कहा है कि यहाँ से इसमें हिंदू का वोट अलग और मुस्लिम का वोट अलग मांग किया गया था दोस्तों। और भारत का जो विभाजन हुआ पाकिस्तान के साथ इसी के आधार पर यानी कि धर्म के आधार पर हुआ। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सिमलीपाल जीव मंडल रिजर्व जो जैव विविधता संरक्षण वैकल्पिक आयोजन का संबंध कहाँ स्थित है। तो सिमलीपाल दोस्तों उड़ीसा में है। सिमलीपाल कहाँ है? उड़ीसा राज्य में है। और सिमलीपाल उड़ीसा राज्य में है। और भारत के प्रथम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र 1986 में नीलगिरी को घोषित किया गया था दोस्तों, प्रथम। और सिमलीपाल जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, इसे कब घोषित किया गया था? सिमलीपाल जो है इसे 1994 यानी कि 1994 में इसे घोषित किया गया था। सिमलीपाल जैव मंडल का आरक्षित क्षेत्र कितना है? 4374 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है दोस्तों। और सबसे छोटा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा आता है? डिब्रू साइकोवा। और डिब्रू साइकोवा कहाँ स्थित है? तो डिब्रू साइकोवा स्थित है असम में। पन्ना राष्ट्रीय रिजर्व हम लोग देख लेंगे। मध्य प्रदेश में पन्ना राष्ट्रीय रिजर्व आता है। एक मन्नार की खाड़ी ये भी एक रिजर्व है जो तमिलनाडु में है। नंदा देवी उत्तराखंड में है। नोकरेक जौ मंडल मेघालय में है। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में। आप लोग अच्छा से सुनिएगा दोस्तों, क्योंकि मेरा पेन चल नहीं रहा है, इस चलते मैं लिख नहीं पा रहा हूँ। तो कृपया आप लोग ध्यान से सुनिएगा। आपको हम जितना भी फैक्ट क्वेश्चन से रिलेटेड है हम आपको इसमें बता देंगे। और शेषाचलम जैव मंडल रिजर्व कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, उड़ीसा में हो गया। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि भारत द्वारा प्रथम शोध संस्थान रॉकेट नाइकी अपेचा का प्रशिक्षण किस वर्ष किया गया था।
यानी कि जो नाइकी अपाची है उसका प्रशिक्षण किस वर्ष किया गया था? तो उसका प्रशिक्षण 1963 में किया गया था दोस्तों। और ये थुम्बा मुख्य रूप से भारतीय राज्य केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम के पास स्थित मछुआरों के गांव के पास है। और 1962 में इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग से सेंटर की स्थापना की गई थी और प्रथम बार यहाँ से ही नाइकी अपाचे नामक रॉकेट को नवंबर 1963 में छोड़ा गया था। नाइकी अपाचे का प्रथम उड़ान 17 फरवरी 1961 को किया गया था। और इससे रिलेटेड फैक्ट आप लोग जान लीजिएगा कि भारत का पहला जो उपग्रह आर्यभट्ट है जिसका प्रशिक्षण अप्रैल 1975 में किया गया था। और भारत का भास्कर 1 क्या है? तो भास्कर 1 भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सेटेलाइट है, यह भी पूछ लिया जाता है दोस्तों। और भारत का प्रथम संचार उपग्रह कौन है? और संचार पूछेगा तो संचार उपग्रह पहला हो जाएगा एप्पल। और चंद्रयान 1 को कब छोड़ा गया था? तो चंद्रयान 1 को छोड़ा गया था दोस्तों 5 नवंबर नहीं, चंद्रयान 1 को छोड़ा गया था 22 अक्टूबर 2008 में। और मंगलयान को 5 नवंबर 2013 में प्रक्षेपित किया गया था। और चंद्रयान 2 जो हाल ही में हुआ है उसका प्रक्षेपण 22 जुलाई 2019 को श्रीहरिकोटा में किया गया था। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे दोस्तों, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, हम सारे फैक्ट को बोल दे रहे हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारतीय वायुसेना में सुरक्षित कुशल हवाई यातायात एवं वैमानिक संचार सेवाएं प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है? तो ये ऑप्शन के अनुसार छांटना था दोस्तों। तो इसमें ऑप्शन के अनुसार भारतीय विमानन प्राधिकरण हो जाएगा। भारतीय विमानन प्राधिकरण। भारतीय विमानन प्राधिकरण का स्थापना कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 1955 को हुआ था इसका स्थापना। नहीं दोस्तों, 155 नहीं 95 होगा। इसकी स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1995 में हुआ था। और भारत की प्रथम वायु परिवहन का प्रारंभ 1911 में किया गया था। और विश्व के प्रथम विमान डाक सेवा का परिचालन 1911 में इलाहाबाद के नैनी से किया गया था। और हैदराबाद स्थित राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा एशिया का प्रथम ग्रीन एयरफील्ड है। और AAI का पूर्ण रूप होता है दोस्तों एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये भी पूछ लिया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन, इसके बारे में जान लीजिएगा दोस्तों। इसका स्थापना 1947 में हुआ था। जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन है उसकी स्थापना सुनिश्चित करने के लिए। हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध स्तूप क्यों बनाए जाते हैं या बनाए गए हैं? तो बौद्ध स्तूप बनाए गए हैं पवित्र स्मृति चिन्ह को रखने के लिए। बौद्ध स्फूर्त गौतम बुद्ध के अवशेषों पर बनाया गया स्मारक है दोस्तों। मैंने जो अवशेष गौतम बुद्ध से मिला है उसके ऊपर उसको रख के उसके ऊपर स्तूप बना दिया गया है। बौद्ध साहित्य के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूप का निर्माण करवाया था। और अशोक के द्वारा सांची को स्तूप बनाया गया। सांची का स्तूप भारत में सबसे बड़ा स्तूप है। सांची का स्तूप है, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारत का सबसे बड़ा स्तूप कौन है? तो सांची का स्तूप। सांची स्तूप का चित्रण 200 रुपये के नोट पर भी किया गया है। और अमरावती स्तूप का ऊपरी आवरण मार्बल का है। और बौद्ध धर्म में पूजा स्थल को चैत्य कहा जाता है। ये अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि बौद्ध धर्म में जो पूजा स्थल है उसको क्या कहते हैं? तो उसको चैत्य कहते हैं। और कार्ले का चैत्य भारत में सबसे बड़ा चैत्य है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, मंगल मिशन के पश्चात भारत ने किस अंतर्ग्रह मिशन पर कार्य करने की योजना है? तो भारत अब किस योजना पर कार्य करेगा? तो शुक्र ग्रह पर। भारत मंगल से अब आगे बढ़ना चाहता है दोस्तों। आप लोग जानते हैं कि भारत पहली बार में मंगल पर पहुंच गया था। अब भारत की सोच कहाँ जाने की है? तो शुक्र पर। भारत अभी मंगल मिशन के पश्चात भारत शुक्र
अंतर्ग्रहीय मिशन पर कार्य करने की योजना कर रहा है और मंगल ग्रह पर भारत के अंतरिक्ष संगठन इसरो द्वारा 2 मिशन भेजा जा चुका है दोस्तों। और शुक्र ग्रह तक पहुंचने के लिए इसरो ने 2023 का लक्ष्य निर्धारित किया है। हम लोग जानते हैं दोस्तों कि आकार, भार, घनत्व, बनावट और गुरुत्व में समानता के कारण शुक्र को प्रायः पृथ्वी का जुड़वा वाहन के रूप में जाना जाता है। माना जाता है कि दोनों ग्रह हैं 4.5 बिलियन वर्ष पूर्व एक संघनित गैस के बादल में से एक ही समय से बने हैं, इसीलिए इनको जुड़वा वाहन भी कहा जाता है। और नासा ने पायनियर प्रोजेक्ट और मैगेलन प्रोजेक्ट शुक्र ग्रह पर भेजा था। और अंतरिक्ष में प्रथम कदम कब रखा गया दोस्तों? तो 4 अक्टूबर 1957 को अंतरिक्ष में पहला कदम रखा गया, जो USSR यानी कि अभी हम लोग उसे रूस के नाम से जानते हैं। और इसरो में आगामी कौन कौन से मिशन है, आइए हम लोग देख लेते हैं। तो इसरो का मिशन है चंद्रयान 3 है जो 2022 में लॉन्च करेगा। रीसैट 1B है जो 2022 में लॉन्च करेगा। आदित्य 11 है जो 2022 में ही लॉन्च करेगा। गगनयान है जो 2023 में लॉन्च करेगा। निसार जो 2023 में लॉन्च करेगा। शुक्रयान 1 है जो 2023 में लॉन्च करेगा। और लूरन पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन है 2024 में लॉन्च करेगा। ये मिशन दोस्तों चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र का पता लगाने के लिए जाक्सा और इसरो द्वारा एक अवधारणा मिशन है। जाक्सा कहाँ की कंपनी है? तो जापान की कंपनी है। और मंगलयान 2 2024 तक भेजने के लिए इसे तैयार किया जा रहा है। हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ही अच्छा से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि इस्पात षड्यंत्रों की स्थापना रूस के सहयोग से की गई। कौन, इसमें ऑप्शन के अनुसार से छांटना था कि कौन कौन से ऐसी संस्था है जो रूस ने सहायता किया था बनाने में। तो वो संस्था है बोकारो इस्पात संयंत्र और भिलाई इस्पात संयंत्र। तो देख लेते हैं दोस्तों। तो भिलाई इस्पात संयंत्र द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान बनाई गई थी और द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान दुर्गापुर रावलकिला इस्पात इस संयंत्र की स्थापना की थी। रावलकिला इस्पात है ऐसे कारखाना जर्मनी के सहयोग से बनाया गया था दोस्तों। और रावलकिला भारत के प्रथम एकीकृत इस्पात संयंत्र है। और दुर्गापुर राष्ट्रीय संयंत्र यूके के सहायता से बनाया गया था। और भारत का सबसे बड़ा स्टील प्लांट बोकारो स्टील प्लांट है। अक्सर पूछ लिया जाता है कि कौन सा ऐसा इस्पात संयंत्र है और किसके सहायता से बनाया गया था। ये अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और हाल ही में क्वेश्चन एग्जाम में आया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो ये तो क्लियर हो गया कि रूस की सहायता से बोकारो और भिलाई बनाया गया था। आप लोग ऐसे भी याद कर सकते हैं कि रूस हरदम भारत की भलाई करता है और रूस की सहायता से कारो यानी कि कार के बिना रूस गया। तो ऐसे भी ट्रिक से आप लोग याद कर सकते हैं। आगे हम लोग देखेंगे ऑप्शन इसमें है कि निम्न में से कौन सा कंप्यूटर पर्सनल कंप्यूटर नहीं है। तो इसमें मेन फ्रेम कंप्यूटर हो जाएगा दोस्तों, ये पर्सनल कंप्यूटर नहीं है। पर्सनल कंप्यूटर को डेस्कटॉप कंप्यूटर भी कहा जाता है। पर्सनल कंप्यूटर को विस्तृत उपयोग घर, ऑफिस, व्यापार, शिक्षा, मनोरंजन, डाटा संग्रह, प्रकाशन आदि अनेक क्षेत्रों में किया जाता है। और मेन फ्रेम कंप्यूटर का आकार में काफ़ी बड़े होते हैं। इनकी डाटा स्टोरेज की क्षमता अधिक होती है। मेन फ्रेम कंप्यूटर की उपयोग बड़ी कंपनियां, बैंक, रेलवे, आरक्षण या रक्षा अनुसंधान, अंतरिक्ष विज्ञान आदि क्षेत्रों में मेन फ्रेम कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। और पॉम टाइप कंप्यूटर क्या है दोस्तों? तो यह है बहुत ही छोटा कंप्यूटर है जिसे हाथ में रखकर कार्य किया जा सकता है। इसे मिनी लैपटॉप भी कहा जाता है। और आप लोग लैपटॉप तो जान ही रहे होंगे कि लैपटॉप डेस्कटॉप कंप्यूटर का एक मोबाइल संस्करण है। तो क्वेश्चन नंबर अगला हम लोग देखेंगे कि किन पौधों में कौन सा भाग जड़ों में पौधों से शेष भागों में जल का परिवहन करता है। तो जल का परिवहन कौन करता है दोस्तों? तो जाइलम करता है। तो
जाइलम उत्तक है से पौधों के जड़ों से पौधों के शेष भागों में जल का परिवहन करता है। जाइलम के कार्य क्या क्या होते हैं दोस्तों, हम आप लोग ध्यान से सुनिएगा। जाइलम पौधों को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। जाइलम पदार्थों को एक ही दिशा में ऊपर की ओर गति कराता है और जाइलम की संवहन और नलिकार घटक वृंत होती है। फ्लोएम उत्तक है से दोस्तों, और जाइलम है से जाइलम जल और खनिज लवण का परिवहन करता है। अब हम फ्लोएम के बारे में थोड़ा सा देख लेंगे। फ्लोएम के बारे में आप सुन लीजिए, जाइलम फ्लोएम अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो फ्लोएम पत्तियां में निर्मित खाद्य पदार्थों को पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचाता है। पैरेन्काइमा का मुख्य कार्य मंड, प्रोटीन तथा वसा आदि खाद्य पदार्थों का संचय करना है। क्लोरेन्काइमा का प्रयोग कार्य प्रकाश संश्लेषण की कार्यविधि द्वारा स्टार्च का निर्माण करना है। आगे हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत में असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो भारत में असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था और असहयोग आंदोलन 20 में शुरू हुआ था और ये 1 अगस्त 1920 से 12 फरवरी 1922 तक असहयोग आंदोलन चलाया गया था। असहयोग आंदोलन में गांधी जी द्वारा चलाया गया था और भारत में प्रथम संगठित और व्यवस्थित गांधीवादी आंदोलन था। और इसे असहयोग आंदोलन को दो स्पष्ट पक्ष था, एक सकारात्मक पक्ष और एक नकारात्मक पक्ष। सकारात्मक पक्ष के अंतर्गत रचनात्मक कार्यों के लिए, जनता के लिए कल्याणकारी कार्यों को करना था और नकारात्मक में था कि ब्रिटिश सरकार का हर स्तर पर विरोध करना था। 1 अगस्त 2020 को बाल गंगाधर की तिलक की मृत्यु हो गई थी दोस्तों। और असहयोग आंदोलन का एनी बेसेंट ने विरोध किया था। ये भी पूछा जाता है एग्जाम में कि असहयोग आंदोलन को किसने विरोध किया था, तो एनी बेसेंट ने विरोध किया था। गांधी जी को राजनीति का बच्चा कहकर आलोचना किया गया था। इसमें गांधी जी का भी आलोचना किया गया था असहयोग आंदोलन में। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि भारत सरकार द्वारा अंगीकृत संघीय सरकार की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? तो ये ऑप्शन के अनुसार छांटना था दोस्तों। तो इसका था राज्य और केंद्रों के बीच में सहयोग पर आधारित होना, यानी कि केंद्र और राज्यों के बीच को जो संबंध है उसको अच्छा करना, विशेष राज्य और केंद्रों के बीच का संबंध सहयोग पर आधारित करना। भारतीय संविधान का सामान्य विशेषता संघात्मक प्रवृत्ति के लिए है और भारतीय संविधान द्वारा समाज स्थिति में संघात्मक और विशेष परिस्थितियों में एकात्मक हो जाता है। और हम लोग देखेंगे कि इसके बारे में क्या क्या बोला गया था। संविधान की प्रोफेसर डाइसी के अनुसार कोई भी संविधान संघात्मक माना जाएगा यदि 4 शर्तें पूरा करेगा। अगर संघात्मक संविधान हम किसको कह पाएंगे, तो वह लिखित संविधान हो या संविधान की सर्वोच्चता हो और शक्तियों का विभाजन हो और संविधान की व्याख्या करने वाला कोई स्वतंत्र न्यायपालिका हो। भारतीय संविधान को केसी व्हीलर के अर्ध संघीय कहा था। भारतीय संविधान को किसने अर्ध संघीय कहा था, तो केसी व्हीलर ने। और डीडी बसु ने भारतीय संविधान को एकात्मक और संघात्मक का मिश्रण कहा था। ऑस्टिन ग्रेनविल ने भारतीय संविधान को संघवाद कहा था और अलेक्जेंडर विज ने भारतीय संविधान को पूर्ण संघवाद कहा था। ये सब का कथन है दोस्तों, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ये कथन किसका है, तो आप लोग ध्यान से सुन लीजिएगा। आज मेरा स्केच खराब हो गया इसलिए चलते हम लिख नहीं पा रहे हैं दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, जल किस प्रकार का संसाधन है? तो जल किस प्रकार का संसाधन? जल चक्रीय संसाधन है। तो आप लोग जानते ही हैं कि प्राकृतिक प्रक्रिया के तहत लगातार प्राप्त होने वाली ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा कहलाती है। तो ऊर्जा संसाधन के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा और अनवीकरणीय ऊर्जा। तो नवीकरणीय में कौन कौन से आ जाते हैं, तो नवीकरणीय में आ जाते हैं सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल वैद्युत, बायोगैस, भूतापीय, कचरे से उत्पादित ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा। और अनवीकरणीय में कौन आ जाते हैं, जिसका नवीनीकरण नहीं किया जाता। इसमें आ जाते हैं कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, परमाणु ऊर्जा, सेल गैस।
और पारिस्थितिकी तंत्र में पाए जाने वाले भू जैविक रासायनिक चक्र क्या क्या है। तो आप लोग देखेंगे कि जल चक्र है या इसे जलीय चक्र भी बोला जाता है, ऑक्सीजन चक्र होता है, कैल्शियम चक्र होता है, फास्फोरस चक्र होता है, कार्बन चक्र होता है, नाइट्रोजन चक्र होता है और सल्फर चक्र होता है। बहुत सारे चक्र होते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्न में से कौन कशेरुकी वर्ग का नहीं है। तो हम लोग देखेंगे ये ऑप्शन के आधारित छांटना था दोस्तों। तो एनीलिडा, हमको जैसा क्वेश्चन मिला हमने वैसे ही पीडीएफ तैयार किया है दोस्तों। तो ये ऑप्शन के अनुसार छांटना था कि कशेरुकी वर्ग कौन नहीं, तो एनीलिडा नहीं है। एनीलिडा कशेरुकी वर्ग का नहीं है। एनीलिडा है से संघ की विशेषता निम्न है। एनीलिडा में क्या आता है दोस्तों, तो एनीलिडा संघ के जीव बहुकोशिकीय और त्रिस्तरीय होते हैं। ये द्विपार्श्विक सममित और सीलमों युक्त होते हैं। शरीर में छोटे छोटे कांटेनुमा शुक्र पाए जाते हैं। शरीर का परिसंचरण तंत्र बंद रुधिर वाहिका के द्वारा होता है, इसलिए इसे बंद रुधिर परिसंचरण तंत्र वाले जीव भी कहते हैं। और हीमोग्लोबिन रुधिर कणिकाओं में न होकर प्लाज्मा में घुल जाता है। तो इसकी कुछ विशेषता है दोस्तों। और कुछ जंतुओं में परिवर्धन काल में एक लार्वा अवस्था होता है जिसे ट्रेकोफोर कहते हैं। लार्वा अवस्था के कुछ जीव को होते हैं उसको ट्रेकोफोर कहते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जीपीएस उपग्रह कितनी बार पृथ्वी का परिक्रमा करता है। तो जीपीएस उपग्रह से यह कितनी बार, या 12 घंटे में एक बार पृथ्वी की परिक्रमा कर लेता है। 12 घंटे में एक बार और 24 घंटा में 2 बार कर लेगा। जीपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। और जीपीएस के द्वारा किसी स्थिर वस्तु का भौगोलिक स्थिति मापन के लिए न्यूनतम 3 उपग्रह की आवश्यकता होती है। जीपीएस के द्वारा किसी चलयान या 3D भौगोलिक स्थिति मापन के लिए न्यूनतम 4 उपग्रह की आवश्यकता होती है। आप लोग जानते हैं कि जीपीएस कहाँ की कंपनी है, तो जीपीएस है जो अमेरिका की नेविगेशन प्रणाली है का नाम दिया है, तो ये अमेरिका के है। और नाविक आप लोग जानते हैं कि नाविक हमारे प्यारे देश भारत का है। और ग्लोनास कहाँ के है, ग्लोनास रूस के है। और गैलीलियो कहाँ के, तो यूरोपियन यूनियन का गैलीलियो है। और बाइडू कहाँ के है, तो ये चीन का है। और जापान का क्या है नेविगेशन सिस्टम, क्यूजेड जबलेट्स, क्वेजेट्स इसको बोलते हैं। और अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, प्रत्येक 12 घंटा में एक बार होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि मुंबई में स्थित गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किसके स्वागत कराने हेतु कराया गया था। गेटवे जो इंडिया का निर्माण है किसके स्वागत में बनाया गया था, तो ये किंग जॉर्ज पंचम हो जाएगा। जो किंग जॉर्ज पंचम भारत आ रहे थे इसकी स्वागत करने हेतु बनाया गया था। गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना शैली इंडो सार्सेनिक शैली डिजाइन में की गई थी। यह अक्सर पूछ लिया जाता है कि गेटवे ऑफ इंडिया किस शैली में है, तो ये हो जाएगा इंडो सार्सेनिक शैली। और गेटवे ऑफ इंडिया के निर्माण कब हुआ था, तो 1911 में प्रारंभ किया गया था। यूके के राजा जॉर्ज पंचम और रानी मेरी भारत आई थी। और गेटवे ऑफ इंडिया के वास्तुकार कौन थे, जॉर्ज व्हिटेट थे। गेटवे ऑफ इंडिया को 2024 में बनकर तैयार हुआ। 1911 में क्या हुआ था, बनना शुरू हुआ था और समाप्त कब हुआ, 1924 में। गेटवे ऑफ इंडिया मुस्लिम वास्तुशिल्प शैलियों से भी प्रभावित है जिसे मेहराब भी बनाया गया। इंडिया गेट का नाम ऑल इंडिया वार मेमोरियल है। और इंडिया गेट 1931 में बनाया गया। इंडिया गेट और गेटवे ऑफ इंडिया में आप लोग कन्फ्यूजन नहीं करिएगा, दोनों अलग अलग हैं। तो आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों, फास्फोरस की परमाणुकता क्या है। तो फास्फोरस क्या है, तो फास्फोरस चतुर्थ परमाणुकता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, WECD का फुल फॉर्म क्या है। WECD का फुल फॉर्म है वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। ऐसे ही बहुत सारा फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है दोस्तों। IUCN, तो इसका पूर्ण रूप हो जाएगा इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। और एक आ जाता है WWF। तो WWF आप लोग सुन लीजिएगा अच्छा से,
वर्ल्ड वाइड फंड WWF को बोलते हैं UNEP, तो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। और WCED एक पूछता है तो ये हो जाएगा वर्ल्ड कमीशन फॉर इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। एक IPCC का रिपोर्ट आता है, तो IPCC का फुल फॉर्म होता है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों, बहुत सारे फुल फॉर्म है जो अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। देखेंगे ब्रह्म समाज की उत्पत्ति कहाँ हुई थी, तो ब्रह्म समाज की उत्पत्ति बंगाल में हुई थी, जो पश्चिम बंगाल जाना जाता है। और ब्रह्म समाज की स्थापना बंगाल में हुई थी। और ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी, तो 20 अगस्त 1828 में किया गया था। ब्रह्म समाज एक ईश्वरवाद के समर्थक और मूर्ति पूजा का विरोधी है। ब्रह्म समाज को आगे चलकर नेतृत्व कौन दिया, तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने। आगे हम लोग देखेंगे कि प्रार्थना समाज, इससे रिलेटेड पूछ लिया जाता, प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुआ था 1867 में। इसकी स्थापना कौन किया था, केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंग और MG रनाडे ने किया था। किसकी प्रेरणा से किया था, तो केशव चंद्र सेन की। बेलूर मठ की स्थापना कब हुई, तो 1887 में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई, तो 1897 में। और वेदांत सोसाइटी की स्थापना कब हुई, तो 1893 में। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे दोस्तों, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। किसके अंतर्गत भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्गीकृत किया गया है, तो हम लोग देखेंगे कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अंतर्गत भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्गीकृत किया गया है। और 42वें संविधान संशोधन द्वारा 3 शब्द 1976 में प्रस्तावना में जोड़ा गया था। वो समाजवाद था, पंथ निरपेक्ष या इसको हम लोग धर्मनिरपेक्ष बोलते हैं, और एक अखंडता, यानी कि समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। पंथ निरपेक्ष को हम लोग धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष बोलते हैं। और भारतीय संविधान के प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है, जैसे विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता। भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 तक में मौलिक अधिकार का वर्णित है। भारतीय संविधान के 6 मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान की चौथी मौलिक अधिकार धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का अनुच्छेद 25 से 28 तक वर्णित है। और अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता का उल्लेख है। भारतीय संविधान भाग 4 के है 36 से लेके 51 तक है। क्वेश्चन आगे हम लोग देखेंगे, जो भी मैं फैक्ट बोल रहा हूँ दोस्तों, आप लोग इसको ध्यान से सुनिएगा। आगे हम लोग देखेंगे एजेंडा 21। एजेंडा 21 किससे संबंधित है, तो रियो शिखर सम्मेलन 1992 से संबंधित है। और यह कहाँ हुआ था, स्टॉकहोम सम्मेलन 20वीं वर्षगांठ मनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने ब्राज़ील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में 1992 में पर्यावरण और विकास सम्मेलन आयोजित किया था। रियो डी जेनेरियो सम्मेलन 1992 को अर्थ समिट या पृथ्वी शिखर सम्मेलन भी कहा जाता है। एजेंडा 21 से सहमति का महत्वपूर्ण तथ्य है। इसमें क्या क्या तथ्य दिया गया था, राष्ट्रों को प्रभावी पर्यावरण विधायों को क्रियान्वित किया जाना चाहिए। एक देश दूसरे देश को किसी भी प्राकृतिक दुर्घटना या आपातकालीन स्थितियों की सूचना तुरंत देगा। इस सम्मेलन में वैश्विक सुरक्षा कोष बनाया गया, जो ग्लोबल वार्मिंग को रोकने, जैव विविधता का संरक्षण और अंतर्राष्ट्रीय जल संसाधनों को प्रदूषण नियंत्रण में सहयोग करेगा। और सभी लोगों के लिए सतत विकास एवं जैव विकास की गुणवत्ता को प्राप्ति के लिए सरकारों के उत्पाद और उपभोग के निस्संद को कम करेगा या हटा देगा। हम लोग अगला क्वेश्चन देख, इससे जो संबंधित तथ्य दिया गया था कि रियो डी जेनेरियो शिखर सम्मेलन जो 1992 में हुआ, इसको क्या क्या इसमें किया गया है, क्या क्या सरकारें अपने काम करेगी या पॉइंट बाय पॉइंट क्या क्या पर चर्चा होगा, तो ये भी चर्चा दिया गया कि हम लोग आने वाले समय में ऐसे ऐसे काम करेंगे। आगे हम लोग देखेंगे कि 1983 में
भारत क्रिकेट विश्व कप विजेता बनते समय भारतीय क्रिकेट के कप्तान कौन थे? तो भारतीय क्रिकेट के कप्तान थे कपिल देव। आप लोग सब जानते हो कि 1983 में भारत ने क्रिकेट विश्व कप विजेता बनते समय भारतीय क्रिकेट कौन थे, क्रिकेट के कप्तान कौन थे? तो कपिल देव थे। 1983 में भारत ने वेस्ट इंडीज को हराकर क्रिकेट का विश्व कप जीता था और भारत ने 2011 में विश्व कप श्रीलंका को हराकर जीता और 2011 में क्रिकेट विश्व कप के भारतीय टीम के कप्तान कौन थे? तो MS धोनी थे। और भारत 2003 के क्रिकेट विश्व कप में फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से पराजित हो गया था। यानी कि 2003 में भी भारत वर्ल्ड कप जीत सकता था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया से हार गया था भारत। और प्रथम क्रिकेट विश्व कप कब आयोजित किया गया? तो 1975 में। भारत 2 क्रिकेट विश्व कप वेस्ट इंडीज से जीता था। भारत 2 विश्व कप वेस्ट इंडीज ने जीता था। भारत से 2 बार वेस्ट इंडीज ने विश्व कप जीत गया दोस्तों। यानी कि भारत ने 2 बार चूक गया वर्ल्ड कप जीतने से वेस्ट इंडीज से। और 2019 में क्रिकेट विश्व कप इंग्लैंड ने जीता था। और 2023 आप लोग सभी जानते हैं कि 2023 का वर्ल्ड कप जो होना है क्रिकेट का, वो भारत में होगा। तो बहुत ही जानकारी आप लोगों को, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है दोस्तों। अगला क्वेश्चन में ले, कौन सा संगठन वैश्विक व्यापार और गठबंधन में कार्य करता है? तो आप लोग जान रहे हैं कि WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि वैश्विक व्यापार का संगठन है। इसकी स्थापना गैट को हटाकर किया गया था। गैट क्या है? गैट भी वैश्विक व्यापार का गठन करता था। वो गैट की स्थापना हुई थी मार्च 1947 में। व्यापार और प्रशुल्क का सामान्य समझौता के द्वारा स्तर व्यापार के सरल और प्रशुल्क को कम करने से संबंधित इसकी स्थापना की गई है। इसका क्या है? इसका उरुग्वे के दौरान WTO के द्वारा स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ। और WTO का स्थापना कब हुआ था? 1 जनवरी 1995 को WTO की स्थापना किया गया। और WTO का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में है। और WTO को विश्व में सबसे बड़ा व्यापार का सर्वोच्च संगठन कहा जाता है। यानी कि WTO से बड़ा कोई संगठन नहीं है अभी व्यापार का विश्व में। तो क्वेश्चन में हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि अंतर्ग्रहीय अंतरिक्ष में भारत का पहला उद्गम कौन सा था? यानी कि अंतर्ग्रहीय भारत का पहला उद्गम AMOS था, यानी कि मॉम था। मॉम का पूर्ण रूप होता है मार्स ऑर्बिटर मिशन। MOS को PSLV C-25 प्रक्षेपण यान से 5 नवंबर 2013 को प्रक्षेपित किया गया था। और चंद्रयान 1 को कब किया गया था? चंद्रयान 1 को 22 अक्टूबर 2008 में प्रक्षेपित किया गया था। और चंद्रयान 2 को 22 जुलाई 2019 को प्रक्षेपित किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आप लोग याद कर लिए, अक्सर चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 के बारे में पूछ लिया जाता है। और चंद्रयान 2 में एक दोस्तों इसमें 13 पेलोड शामिल थे। 13 पेलोड पूछ भी लिया जाता है कि कितने पेलोड थे, तो 13 पेलोड थे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, भारत में पहली यात्री ट्रेन 1953 में किसके बीच चलाई गई थी? तो बॉम्बे से थाने तक के बीच में चलाई गई थी, जो 1853 के बीच में चलाई गई थी। 16 अप्रैल 1853 में यह भारत में प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई थी। उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था। और भारत में सर्वाधिक रेलवे का विस्तार लॉर्ड कर्जन के काल में हुआ था। और भारतीय रेलवे की स्थापना 1905 में किया गया था। और 1925 में भारतीय रेलवे को विद्युतीकृत कार्य प्रारंभ हुआ, यानी कि भारतीय रेलवे को विद्युत के द्वारा चलाने के लिए उसमें संसाधन जुटाए जाने लगे। और 2017 में रेल बजट को साधारण बजट के साथ मिला दिया गया था। पहले रेल बजट और जो बजट आता था वो दोनों अलग अलग, साधारण बजट और रेल बजट दोनों अलग होते थे, लेकिन 2017 से अब दोनों को मिलाकर एक साथ अब बजट पेश किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ATM का पूर्ण रूप क्या होता है? वो क्वेश्चन है दोस्तों जो अक्सर एग्जाम में 2022 के एग्जाम में अभी तक के आए हैं, वो क्वेश्चन है जो लेटेस्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ATM का पूर्ण रूप होता है ऑटोमेटेड
टेलर मशीन। भारत में पहली बार एटीएम सुविधा की शुरुआत 1987 में हुआ था। भारत में प्रथम एटीएम हांगकांग एवं शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन ने मुंबई में लगाया था। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया था किसकी सहायता से, तो हांगकांग एवं शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन ने मुंबई में लगाया था। एटीएम के आविष्कार का श्रेय जाता है जॉन शेफर्ड बैरन को जाता है। आधुनिक एटीएम की सबसे पहली पीढ़ी का प्रयोग 27 जून 1967 में लंदन के ब्रॉकलेज बैंक ने किया था। ए डबल हम लोग कुछ फुल फॉर्म देख लेंगे दोस्तों जो पूछ लिया है। एपीआई एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस या ASCII होता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे दोस्तों। लगता है क्वेश्चन ख़त्म हो गया दोस्तों, तो आप लोगों को बहुत ही अच्छा समझ में आया होगा दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। इसी तरह के वीडियो आपको मिलते रहेगा। जय हिंद। आप लोग अच्छे से होंगे। जय हिंद।